बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़ज़ा रियाज। नाजरीन, आज का दिन बहुत ही अहम केसेस की समात हुई है। सबसे ज़्यादा जो मीडिया की जीनत बना रहा है वो है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो धरना कमीशन थे उस रिपोर्ट पर सख्त बरहम नज़र आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट आपने जो तैयार की है इससे बेहतर था कि आप सीधा ABC लिख कर ले आते, क्योंकि आपने कुछ मुहावरात को जोड़ा है, तहकीकात आपने कुछ नहीं की। जो TOR सेट किए गए थे उसका तो जिक्र तक ही नहीं है, बल्कि उन जगहों पर तफ्तीश की गई है जहां पर उनको जाना ही नहीं चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि आप बताइए, एक फरीक थे जनरल फैज़, दूसरे फरीक थे TLP, तो ये बताइए कि TLP की तरफ से कौन आया और कितनी बार वो आपके कमीशन के सामने पेश हुआ, और जनरल फैज़ को भी आपने बस एक बार बुलाया। तो इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी है वो साफ साफ नज़र ये आता है कि वक्त ज़ाया किया गया है, और दूसरा ये पूरी की पूरी जो कमीशन ने रिपोर्ट तैयार की है ये जनरल फैज़ को बस रिलीफ देने के लिए तैयार की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चीफ जस्टिस की जानिब से की गई है, उन्होंने कहा कि अगर जो फैसला दिया गया था फैज़ाबाद धरने का, अगर वो उस पर अमल दरामद हो जाता तो फिर 9 मई वाला वाक़या ना होता। इस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद आगे चलकर एक और अहम केस जो कि सुन्नी इत्तेहाद हैं उनकी जानिब से जो पिटीशन दायर की गई थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी हुई है। 3 जजेस ने मिलकर जो फैसला किया है उसके मुताबिक अब जो है 8 जून से रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत होगी। और लास्ट में जो हमारे गंदम है, गंदम का मसला हल ही नहीं हो रहा है, किसान एहतजाज कर रहे हैं, आखिर ये मुद्दा है क्या, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बुखारी साहब, चीफ जस्टिस बड़े बरहम नज़र आए हैं, और इससे पहले हम भी जब धरना कमीशन, आई स्टिल रिमेंबर जब हमने प्रोग्राम किया था आपने भी इसी किस्म के रिमार्क्स दिए थे कि ये सब कुछ जनरल फैज़ को रिलीफ देने के लिए किया गया है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट द सेम, और यही आज चीफ जस्टिस ने भी कहा है। देखिए, चीफ जस्टिस साहब बरहम तो नज़र आए, यकीनी तौर पे कोई दो राय नहीं है इसके बारे में, लेकिन उन्होंने जिस तरफ इशारे किए हैं वो भी उतने ही अहम हैं। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी प्रोग्राम से पहले कि ये किनारा मैं पकड़ूं कहाँ से। अब आप शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने आज जो रिमार्क्स दिए हैं इस रिपोर्ट के बारे में, इसकी तो उन्होंने धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं इस पूरी रिपोर्ट की। इसको उन्होंने कहा है कि ये 5वीं जमात के लेवल की रिपोर्ट है, ये उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए तैयार की गई है। क्या है जो उन्होंने नहीं कहा है? दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि सब कुछ जनरल फैज़ हमीद को बचाने के लिए मन घड़त कहानी गढ़ी गई है। मन घड़त कहानी, एब्सोल्युटली। फिर उन्होंने कहा कि जो मेन फरीक था इसमें TLP, उससे इतना डर लगता है आपको कि आपने उनको बुलाने तक की ज़हमत नहीं की है। ये थे वो रिमार्क्स जो चीफ जस्टिस साहब के थे इसके ऊपर ओवरऑल। लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा इसको तफसील के साथ डिस्कस करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि फैज़ाबाद धरना केस एक ओपन एंड शट केस है, यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये एक ओपन सीक्रेट है कि वो जो कुव्वतें थी जो प्रोजेक्ट इमरान की जो ऑथर थी और जो इमरान खान को लाना चाहती थी, उनमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के नाम नुमायां तौर पर सारे, मेरा ख्याल है किसी को भी, आप बच्चे को भी पूछेंगे वो कहेगा कि ये 2 बंदे उसके पीछे थे। हालांकि कहानी तो इससे भी पीछे जा सकती है, लेकिन ये 2 बंदे तो बहरहाल थे। ठीक है जी। अफसोस की बात यह है कि ना तो आपने उन दोनों में से किसी से पूछा, ना उनसे कोई बात की, और ना ही आपने ये अहम समझा कि इस वक्त की मौजूदा क़यादत जो है मिलिट्री की, फौजी क़यादत, उससे रब्ता करके कम से कम आइंदा से इस किस्म के वाक़यात से बचने का कोई रास्ता ही दरियाफ्त कर लिया जाए। यस, ठीक है। इस तरफ भी आपने ज़हमत गवारा नहीं की है कि आप इस तरफ चले जाएं। उसके बाद आइए जनाब, असल में बात यह है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने यह फरमाया कि अगर हमारे इस फैसले पर जो मैंने दिया था अमल हो जाता तो फिर 9 मई का सानहा नहीं होता। अब इसके बीच बहुत लॉजिक है। जब आप स्टेट के खिलाफ बगावत पर उतर आते हैं, स्टेट की रिट को चैलेंज करते हैं और आपको उसकी सज़ा जो होनी चाहिए वो मिल जाए, तो आने वाले दिनों में फिर कोई दूसरा वो हिम्मत भी नहीं करता। और इसके बारे में कहते हैं कि जो डेटरेंट पनिशमेंट्स होती हैं उससे फिर इबरत पकड़ते हैं लोग और उससे वो काम दोबारा नहीं करते। ये नहीं हुआ, लिहाजा 9 मई हुआ और धूम धड़के से हुआ। और हुकूमत की रिट को तो चैलेंज करना बहुत छोटा लफ्ज़ है उसके बारे में। जिस तरीके से मुल्क की दिफाई जो तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला और हुआ गया, जिस तरीके से फ़ौज की प्रेस्टीज को यानी धूल चटाने की कोशिश की गई, उसके बारे में मेरे ख्याल से अब किसी सबूत की तो ज़रूरत नहीं है। ये सारा मामला शुरू कैसे हुआ? देखिए, ख़त्म नबुव्वत के हवाले से एक फॉर्म जो हलफनामा देना होता है
उसमें एक खाने में मामूली सी तब्दीली की गई, उसको बुनियाद बना के नवाज हुकूमत के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया गया। ठीक है जी। अरकान असम्बली की जानों को खतरात लाक हो गए, इसलिए कि टीएलपी ने जो इसकी प्रोजेक्शन की वो ये कि माजल्ला कोई हुकूमत जो है वो शायद मुर्तकब हुई है तौहीन रसालत की। जी ठीक है जी। और जो उस वक्त के वजीर थे इन अमूर के, वो जाहिद अहमद साहब, उनको मुस्तफ़ी होना पड़ा, इस्तीफा दिया। बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। आपको याद होगा कि नारोवाल के एक जलसे से खिताब करते हुए गोली चली हसन इकबाल के ऊपर जी, और उस गोली चलाने वाले ने कहा कि ये चूँकि ख़त्म नबुव्वत की तो यानी तौहीन रसालत के मुर्तकब हैं, इसलिए हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अब असल बात जो है वो ये कि अगर आप कोशिश करके ढूंढने की कोशिश करें कि इस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे कहाँ कहाँ डिविएट किया है उन्होंने, तो एक तरफ तो इशारा खुद जब चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि जस्टिस ये जो कमीशन है ये पंजाब और राना सनाउल्लाह के खिलाफ बुग़्ज़ रखता दिखाई देता है। अब आप देखिए कितना यानी कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है। अब ज़रा थोड़ा सा गौर कर लें अगर हम इसके ऊपर कि इस कमीशन के जो 3 अरकान थे उनमें एक तो सैयद अख्तर अली शाह साहब थे, सिविल ब्यूरोक्रेट है जिन्होंने तहकीकात की। खुशदल खान साहब हैं, वो भी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, और ताहिर आलम खान जो रिटायर्ड पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर हैं। ये कमीशन के अरकान थे जी। अगर मैं इसका पोस्टमार्टम करने बैठूंगा इस वक्त तो पूरा प्रोग्राम चला जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की इस बात में वज़न बहुत है कि कमीशन जो है उस वक्त की नवाज हुकूमत और राना सनाउल्लाह के खिलाफ बुग़्ज़ रखता था। इस पर डिस्कशन करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आपको याद होगा बुखारी साहब, हमने जब प्रोग्राम किया था इस केस को हमने डिस्कस किया था तो इसका एहसन इकबाल साहब का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हम शायद खाकान अब्बासी तो मजबूर थे, पहले ही सब कुछ सुलह हो गई थी, हमने तो मजबूरन साइन किए थे। अब आप देखिए इसके अलावा वो ये कहते हैं कि मैंने और यानी एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि मैंने और शायद खाकान अब्बासी ने इस हवाले से जो बयानात दिए थे उनका कहीं तज़किरा ही नहीं है इस पूरे इस रिपोर्ट में। यानी ये तो बिल्कुल मजाक बनाने वाली बात है जी। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेन पार्टी थी टीएलपी जिसने ये धरना दिया था, जिसने दारुल खिलाफे का इस तरह का यानी उसको सील किया था, इस तरह से उसका घेराव किया था कि आमदो रफ्त नामुमकिन हो गई थी। 1981 में शिया कन्वेंशन हुआ था, मुझे याद है अच्छी तरह से। उस वक्त भी दारुल खिलाफे के खिलाफ इसी तरह का एक धरना, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था वो, लेकिन दारुल हुकूमत जो है वो सस्पेंड होकर रह गया था क्योंकि 3 दिन तक कोई अपने दफ्तर ही नहीं जा सका था। ये उससे भी ज़्यादा गंभीर सूरत हाल थी, इसलिए कि ये लोग मुसल्ला होके आए थे। हाँ जी। ये लोगों के पास से असले बरामद हुए, इन लोगों ने लोगों की जानें भी गई इसमें, आपको सारा कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि उसको तो आपने ज़हमत तक नहीं दी कि उसकी किसी लीडरशिप को बुला के आप पूछें कि भाई ये सब कुछ आपने क्यों किया था, क्या जवाब था आपके पास ये सब कुछ करने का। तो और इसके बारे में भी कोई दो राय नहीं है कि वो धरना देने का मकसद अमन व अमान की सूरत हाल को तबाह करना था और एक ऐसी सूरत हाल पैदा करनी थी जो फिर किसी के भी काबू में ना रहे। आप तसव्वुर कीजिए कि तौहीन रसालत के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से पाकिस्तानी कौम कितनी सेंसिटिव है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बारे में किसी मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है। फिर उन्होंने एक और इशारा किया कि खुदा के वास्ते एक शख्स है जिसने अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया है, जिसने टीवी में कई प्रोग्रामों में कहा है कि मुझे जनरल फैज़ अमीन साहब टेलीफोन करके मुझ पे प्रेशर डाल रहे थे। कौन है वो? अब सार आलम है जो उस वक्त पैमरा के यानी डीजी पैमरा होते थे मेरे ख्याल से, डीजी पैमरा, ठीक है जी, उसके चेयरमैन पैमरा। उसको आपने ज़हमत तक नहीं की कि उससे आप बात करके पूछ लें कि भाई किस किस तरह से उसने प्रेशर डाला था, क्या कहा था उसने आपको। ठीक हो गया जी। दूसरी बात यह है कि चूंकि इन्होंने टर्म ऑफ रेफरेंस को कोई ऑनर नहीं किया है, लिहाजा इसने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी कि भाई आइंदा के लिए इस किस्म की सूरत हाल से बचने के लिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। यानी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, कोई सिफारिशात नहीं है। तो मुझे बता दें फिर ये नहीं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि एक टीएलपी जिसने ये सब कुछ किया है उसका कोई बयान नहीं है, वो सही थे गलत थे, उससे राब्ता तक नहीं किया, किसी बंदे को बुलाया तक नहीं। अब ये देखिए दूसरी बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने फिर हवाले दिए हैं। एक तो ऊपर आ गया ना कि अगर ये इसके फैसले पर अमल हो जाता तो 9 मई नहीं होता। फिर वो ये कहते हैं कि 12 मई 2007 को क्या हुआ,
चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी साहब एक तकरीब से खिताब करने के लिए कराची जाते हैं, 55 लाशें गिर जाती हैं। ऐसे होता है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ये है कि हर तरफ गोलियां चल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ MQM जो है वो एक बड़ी पुरअमन रैली भी निकाल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो हवाले चीफ जस्टिस साहब ने दिए हैं और जो रिपोर्ट इस वक्त हमारे सामने है, उसका यूं लगता है कि वो जिसको कहते हैं ना जान छुड़ाओ, मतलब है फटाफट कुछ ना कुछ लिख के दो, लेकिन ये उन्हें पता नहीं था कि काजी फायजी साहब वहाँ बैठा हुआ है जिसका वो फैसला था, जिसने उसका पैरा देना है, उसका उन्होंने पैरा दिया है। और आज जो भी गुफ्तगू हुई है वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो जो कुछ उन्होंने कहा है, मेरे ख्याल से वो यानी सूरत हाल की गंभीरियत जो है उसको वाज़े करने के लिए काफ़ी है। अब इसके ऊपर मज़ीद क्या होगा ये हम इसके मुंतज़िर हैं। ये तो आगे जब समाअत होगी। अच्छा बुखारी साहब, वैसे जो कमीशन जिस तरह इन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, इसमें नहीं लगता कि ये इन्होंने डेलिबरेटली ये सब कुछ किया है? तो इन पर कोई केसेस या इन्हीं के खिलाफ कमीशन पर कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती? देखिए, जब चीफ जस्टिस ये कह दें कि ये सिर्फ जनरल फैज़ हमीद को बचाने के लिए ये रिपोर्ट लिखी गई है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस का तो पता होना चाहिए। यही बात है। तो फिर तो ये कमिश्नर आगे कुछ भी करे, ये तो फिर वो नहीं, उस कमीशन को तो उन्होंने उठा के फेंक दिया ना। उन्होंने कहा कि इसने जो कुछ किया है ये सारा मजाक है। इतने सीरियस मामले को इतना नॉन सीरियसली लेके एक ऐसी रिपोर्ट बनाई गई है जिसका पर्पस मेन कल्प्रिट को बचाना है। अब उनकी ऑब्जर्वेशन को अगर आप सीरियसली लें तो मेरे ख्याल से इसकी फेट क्या होगी कमीशन की वो भी तय है, और मज़ीद क्या इसके ऊपर किस तरफ को ये सूरत हाल जाएगी वो भी बिल्कुल वाज़ेह है। इसके अंदर छुपे हुए इशारे हुकूमत वक्त के लिए भी हैं। एग्जैक्टली जनाब, अगर पिछली हुकूमत ने नहीं किया था तो आपने क्या किया है? क्या किया है? ये सवाल पहले चीफ जस्टिस साहब पूछ चुके हैं। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत को भी कान होने चाहिए, उनको भी पता होना चाहिए कि इसके ऊपर फर्दर कार्रवाई होनी चाहिए। TLP जो है उसको इतनी आज़ादी है कि वो इलेक्शन लड़ रही है धड़ाधड़ खुले, यानी बंदों, सूबाई इलेक्शन भी लड़ रही है, फेडरल इलेक्शन भी लड़ रही है, यानी कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ रही है। तो कोई ना कोई तो उससे पूछे ना कि भाई 2017 में जो धरना आपने दिया था हाँ जी, उसके पीछे कौन था, किसने स्पॉन्सर किया था? शवाहत तो मौजूद है ना कि वर्दी के अंदर लोग पैसे बांट रहे हैं। हाँ जी, तो कहीं से लेने जाना तो कुछ है नहीं, सब कुछ वीडियो के ऊपर मौजूद है, कुछ वीडियोस है। तो इस कमीशन को जुर्रत दिखानी चाहिए थी ना कि वो कुछ सच तो बोलते। तो मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस का बरम होना जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, और आइंदा के लिए जो भी कमीशन इस किस्म के मामला में बनेंगे उनके लिए ये एक बुनियाद फराहम करेगा। जो कुछ भी आगे जब नेक्स्ट हियरिंग होगी ना तो पता चल ही जाएगा। लेकिन आज के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। आगे एक और अहम फैसला है जी, तमाम सीट्स जो हैं उनको कर दिया गया है। जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था रिजर्व सीट्स का, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। इस पर डिस्कशन करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो लेकर गई थी ये केस सुप्रीम कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। बुखारी साहब, बड़ा स्ट्रेट और सिंपल सा एक सवाल है कि आखिर जो मखसूस नशिस्तें, जो कि जस्टिस अदर मिनल्ला ने भी सवाल किया है कि इंडिपेंडेंट हैं आप, इंडिपेंडेंट को वो सीट्स नहीं मिलती, क्वारम कंप्लीट करना है, क्या आइन में ये बात मौजूद है कि जो बाकी जीती हुई पार्टीज़ हैं उनमें भी उनकी सीट्स को तकसीम कर दिया जाए? देखिए, मेरे ख्याल से हम इसका धागा शुरू से पकड़ते हैं। पहली बात तो ये है कि ये प्रोसीजर है कि अगर अपील समाअत के लिए मंजूर हो रही है तो लोअर कोर्ट का फैसला मुअत्तल हो जाएगा। यस। सो जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की PTI की लीडरशिप ने कि हम जीत गए, मतलब हमें सीटें वापस मिल गई, नहीं, वापस तो ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। अभी अपील समाअत के लिए मंजूर हुई है और प्रोसीजरली वो फुल कोर्ट बेंच की तरफ जाएगी, वो फैसला जो है वो मुअत्तल हो गया। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपको पार्टी क्यों नहीं माना इलेक्शन कमीशन ने? उन्होंने कहा कि आपने जो इंटर पार्टी इलेक्शन कराए हैं ये तरीक़ाकार से हटके हैं। आपकी अपनी पार्टी आइन के मुताबिक, ठीक है, आपकी अपनी पार्टी आइन की भी आपने यानी पासदारी नहीं की है। राइट। थोड़ा पीछे चल जाए भाई, 2 इलेक्शन तो बहुत ठीक हुए थे। एक जस्टिस वजीउद्दीन अहमद साहब ने कराए थे, दूसरे इलेक्शन कराए थे तस्नीम नूरानी साहब। ठीक है, उनके नताइज भी आपने तस्लीम नहीं किए थे बानी साहब ने, ठीक है, और उन दोनों को घर भेज दिया, वो भी चले गए दोनों, ठीक हो गया। लिहाजा एक रवायत है आपके, आप ढंग से इलेक्शन करवाना नहीं चाहते इसलिए कि ऐसा ना हो कि बानी PTI की मर्जी के खिलाफ लोग इलेक्ट होके आ जाए। फिर क्या करेंगे आप? सॉरी। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है
कि जिस तरीके से इसको आज गाया गया है ये तरीक़ाकार भी ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी इसकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी, अपील के ऊपर दोनों तरफ से आर्गूमेंट्स आएंगे, इलेक्शन कमीशन अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगी। जो आपने सवाल पूछा है कि क्या जो सीटें हैं वो आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है उसकी तकसीम हुई है कि नहीं, दो तरह से आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। एक तो ये है कि इलेक्शन जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो चंद इन इश्यूज़ पर जो इस वक्त हमारे सामने है खामोश है, मगर देयर इज़ एन इलेक्शन एक्ट ऑल्सो यस which empowers the election commission and the election commissioner, chief election commissioner, कि वो कुछ फैसले कर सकते हैं। ये अथॉरिटीज मिली है इलेक्शन एक्ट के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली ठीक है। और ये सारा अमल दरामद उसी पर है। आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में जब इसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू होंगी तो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बुलाया हुआ है ना, आज भी बुलाया था उन्होंने जी। तो वो यही आर्ग्यू करेंगे कि जनाब ये है हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट जिसके तहत हमने इनको रिजर्व सीट्स बाकी जमातों को दी, पार्टी तस्लीम नहीं किया और इन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पे इलेक्शन लड़ा। दूसरा प्रेमिसेस उनका ये है कि ऐसी पार्टी जिसने इलेक्शन ही ना लड़ा हो उसको ज्वाइन करके आप पार्टी का अम्ब्रेला नहीं ले सकते। हाँ। क्यों? क्योंकि हामिद रजा साहब जो हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद के लीडर हैं, उन्होंने खुद भी अपनी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की बजाय इंडिपेंडेंट पीटीआई के बानी की पार्टी जो है उसके रुकन के तौर पे एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। दूसरा प्रेमिसेस इलेक्शन कमीशन का ये है कि भाई साहब हम तो आपको आज़ाद के तौर पे जानते हैं, यू नॉट ए पार्लियामानी पार्टी, ठीक है। अब इसके ऊपर बहस होनी है, इसके ऊपर डिबेट होनी है, तो हम इंतजार करते हैं, देखते हैं कि इसके ऊपर अल्टीमेटली सबसे पहले तो ये डिसाइड होना है कि इलेक्शन कवानीन के मुताबिक पीटीआई विदाउट सिंबल पार्टी है या नहीं, क्योंकि रजिस्टर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग ये भी बहस आया ना, ये नुक्ता भी कि पार्टी इलेक्शन के पास, इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड तो है ना, चाहे सिंबल नहीं। मैंने आपसे अर्ज किया हर पार्टी रजिस्टर्ड है और हर पार्टी को इंटर पार्टी इलेक्शन कराने होते हैं। राइट। वो आप करा के जब उसके रिजल्ट भेजते हैं, राइट, अगर वो रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है या इलेक्शन कमीशन समझता है कि ये वायलेशन हुई है आपके अपने पार्टी मैनिफेस्टो के मुताबिक इलेक्शन उसकी प्रोसीजर की, तो भाई सॉरी, गुड नोइंग यू, आपको हम पार्टी तस्लीम नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मैंने जो शुरू में कहा था कि जिस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया जाता है आज के इस फैसले को, उसमें यह है कि जनाब अब 2/3 अक्सरियत हुकूमत जो है उससे महरूम हो गई है। हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। ओ भाई 100 सीटें आप जीते हैं, पर अगर आप स्पेशल सीट्स भी रखें, आप खवातीन की सीटें भी रखें, कितनी बनती हैं भाई खुदा के वास्ते? ये 78 कैसे हो गए भाई असल में वो जो फॉर्म 47 और फॉर्म 45 वाला मसला है ना, उन्होंने वो सीट्स भी अपने काउंटिंग में डालनी है शायद इसी वजह से। देखिए जो गौहर साहब हैं और जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, उन्होंने चूंकि प्रेस गैलरी के साथ खेलना होता है, लिहाजा वो इस तरह के स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते जरूर हैं। इसमें सिर्फ कमाल शेर अफजल मरवत का, ये क्रेडिट आप उससे ना ले। प्रेस गैलरी के साथ, मीडिया के साथ खेलने वाले सिर्फ पीटीआई में इस टाइम सिर्फ शेर अफजल मरवत ही है। हाँ, मेरे ख्याल से जरा इनकी भी बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पहली बात तो ये है कि ये बात आप याद रखें कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद ये कहते हैं कि यू टर्न लेना जो है ये बड़े लीडरों की पहचान है। yes. ये उनकी खूबी है। इट इज़ वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द ग्रेट लीडर्स। ठीक हो गया। लिहाजा वो जो भी उनको जेल में मिलने जाता है उसको बच्चा देते हैं, जा बच्चे, भगवान भली करेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हो ये रहा है कि इसके नतीजे के तौर पे पार्टी के अंदर इतने चपकलस और इतनी डिवीजन है कि एक अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल आपके सामने है। मैं इसको क्वालिफाई कर दूं। सबसे पहला नाम जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए तय हुआ था वो था शेर अफजल मरवत साहब का, अगर आपको याद हो। बाकायदा बैरिस्टर गौहर ने इसका ऐलान किया था। ठीक हो गया। उसके बाद जी पता चला कि नहीं जनाब, ये तो कोई ज्यादा सीरियस आदमी नहीं है, नॉन सीरियस आदमी है, कहीं भी जाके कोई भी हंगामा कर देते हैं। मीडिया सेल पीटीआई का अगेंस्ट खोल लिया था। लिहाजा दूसरा नाम आया जी हामिद खान साहब का जी। फिर ये पता चला कि जो सिटिंग सेनेटर होता है वो मेंबर नहीं बन सकता इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का। फिर तीसरा नाम आ गया जनाब हामिद रजा साहब का, अगर आपको याद हो कि जी वो उसको ओबलाइज तो करना था ना, इतना बड़ा फैसला उसने किया, इतनी बड़ी ओनरशिप दी उसने। और अब चौथा नाम जो है जी वो है शेख वकास अकरम का। उनका नाम आ रहा है। पार्टी का जो रवैया है, अगर आप मुझे इजाज़त दें कहने की कि ये जब तक बैठ ना जाए ना उस सीट पे, मुझे नहीं इतबार कि इसका नाम भी बरकरार रहेगा कि नहीं। शेख वकास अकरम इज़ ए डिसेंट पर्सन, ही इज़ ए
ही इज़ ए वेल मीनिंग पर्सन, पढ़े लिखे आदमी है और कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए मेरे दिल में उनका बड़ा एहतराम है। हम चाहेंगे कि उन जैसा पढ़ा लिखा और कॉम्पिटेंट आदमी जो है वो शेर अफजल मरवत आपको कॉम्पिटेंट अभी आ रहा लिखे नहीं लगते, उसी तरह भी आ रहा हूँ। नहीं, वो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन वो मरंज आदमी है, किसी वक्त कुछ भी कह जाते हैं। और पार्टी के बारे में तो उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कि उनको कुछ दर्जन भर दफ़ा शटअप कॉल भी मिल चुकी नहीं है। वो सुबह शिकायत लगाने जा रहे हैं जी इमरान जी, खान के पास। अब आ रहे हैं उस तरफ जनाब। अब वो कहते क्या है, हाँ जी, पहली बात तो ये कि ये हुआ कैसे। ये हुआ इस तरह से है कि शेर अफजल मरवत के हक में असद कैसर, शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार और जुल्फी बुखारी साहब जो है वो सपोर्ट कर रहे थे इनका कैंडिडेचर एज ए चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक हो गया जी। मगर उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब जो हैं वो शेर अफजल मरवत को हटाने के लिए शेख वकास अकरम का नाम सामने लेके आए हैं। ठीक हो गया जी। तो ये भी साजिश जो है विद इन द पार्टी है, बाहर से कोई साजिश नहीं हुई है, किसी ने कोई नाम ना ड्रॉप कराया ना इंक्लूड कराया। ठीक हो गया जी। अच्छा, वैसे मैं एक बात बोलूँ कि शेर अफजल मरवत वैसे उनको मीडिया में इतनी फेम है और वो कहते हैं मुझे ज़रूरत भी नहीं है, घर से भी वो तगड़े हैं, एक ओहदे के लिए बार बार अपने आप को इस तरह जलील करवाना जब इतने लोग उनको कह रहे हैं, मतलब ये आपकी अपनी पर्सनालिटी के अगेंस्ट नहीं है, आप अपने आप को ज़्यादा देखिए ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं। इसी तरीके से इमरान खान साहब के बारे में भी ये मशहूर है कि वो ज़िद्दी आदमी है, अपनी बात पे अड़ जाते हैं। ये ज़िद्दी नहीं है, ये तो ये अपने आप को मजीद नीचा दिखा रहे हैं। देखिए वो ये कहते हैं कि पीटीआई के चेयरमैन ने मेरा नॉमेनक्लेचर जो है वो तब्दील नहीं किया। हाँ जी। फिर वो ये कहते हैं कि जी ये मामला उन्होंने किसी कमेटी को भी नहीं दिया था कि आप उसमें रिव्यू करके इस नाम को तब्दील कर दें। जो मज़े की बात है वो ये है कि जब पार्टी की क़यादत मिली जाके उनसे और ये कहा खान साहब से कि जी ये नया नाम जो है वो ये है इनसे, तो चेयरमैन ने गालिबन उनसे पूछा कि मुझे बताएं इस शख्स से जान छुड़ाने का तरीक़ाकार क्या है। तो ये तजवीज़ सामने आई कि जी पार्टी की सीनियर क़यादत का एक इजलास बुलाया जाए और उसमें इनके नाम का ऐलान और उनसे माजर जो है वो कर ली जाए। तो खान साहब भी तो मतलब आपको पता है ना, इज ए मास्टर ऑफ द गेम, इस तरह की बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं। तो हमें बहुत हमदर्दी है उनसे। लेकिन वो ये क्या कह रहे हैं, वो आपने जो अपने इब्तिदाइये में कहा था, वो ये कहते हैं मैं छड़ना नहीं, मैं जाऊंगा बानी पीटीआई के पास और उसे कहूंगा कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है, ये तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं सारे, आपका कहा नहीं माना जा रहा और आपके कहना जो है उसको उठा के फेंका जा रहा है। हैविंग सेड ऑल दिस, एक पार्टी जो ज़ेर एताब है, अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें कि केसेस हो रहे हैं, जेलों में है लीडरशिप एंड एवरीथिंग, उसके अंदर इतनी खौफनाक ग्रुपिंग जो है वो कैसे सस्टेन हो रही है मुझे समझ में नहीं आती। मैं आपको बताऊं, एक तो वो लोग हैं जो जेन्युइनली पार्टी के बुनियादी रुकन थे और जो अब बहुत लिमिटेड एलिमेंट रह गया लेकिन पार्टी में है। ठीक है जी। ये जिसका हिस्सा है उमर अयूब साहब ले लीजिए आप, शिबली फराज हैं, आलिया हमजा, यास्मीन। दूसरे वो हैं जो रुपोश हैं, लीडर वो भी ठीक हैं, हाँ। लेकिन वो इस वक्त सामने नहीं है। हाँ। तीसरे वो हैं जो इस वक्त जेलों में हैं, मुकदमात भुगत रहे हैं। ठीक है जी। चौथा एलिमेंट इसमें एक आया था जो वकला का था, लेकिन वकला के अंदर 3 धड़े हैं। हाँ, सब में डिवीजन। अहमद खान साहब का धड़ा अलग है, बैरिस्टर गौहर का धड़ा अलग है, बाबर रवान साहब का धड़ा अलग है, शेर अफजल मरवत का दोबारा है ही अलग सा। तो एक ऐसी पार्टी जो मुश्किल हालात का सामना कर रही है और उसके बीच इतने इख्तलाफात हैं, इतने धड़े हैं, तो कैसे वो इस सारी सूरत हाल से निकल पाएगी, कैसे उनको वापस अपनी सीटें मिल जाएंगी, कैसे वो एक इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करेगी, मुझे इसके बारे में अंडर द अम्ब्रेला आते तो ये इमरान खान के ही है ना, उससे ऊपर तो इनमें से किसी की भी कोई बात नहीं है ना। देखिए ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब अगर एक इशू के ऊपर 4 बयान देंगे तो क्या होगा। असल में बयान उनके नहीं है ना, आगे जो उनसे मुलाकात करके आता है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, इसका शायद ये मुनासिब वक्त नहीं है। बुशा बीबी का बिल्कुल अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, जो दोनों बहनें हैं खान साहब की उनका एब्सोल्युटली मौक़िफ़ कुछ और होता है। हाँ। इसी तरीके से जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं जेन्युइनली वो कुछ और तरफ देख रहे होते हैं। जो धड़े जो मैंने कहा है कि इस वक्त जिन्हें पार्टी के अंदर काबज़ ग्रुप कहा जा रहा है उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। बिल्कुल ठीक। इतने डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ पार्टी कैसे इस मुश्किल सूरत हाल से निकलेगी, आई थिंक वी शुड लीव इट फॉर द खान साहब टू डिसाइड। अच्छा, अब ये जो 9 मई को रैली निकाल रहे हैं कि खान साहब को रिहा करें, 10 मई को
9 को तो छोड़ दिया, 9 मई को उन्होंने जिद क्योंकि छोड़ 9 दी की है। तो फिर एनिवर्सरी कुछ और ही होती। ओह माय गॉड, 10 मई को वो कर रहे हैं जी। डेथ एनिवर्सरी होगी या बर्थ Well, एनिवर्सरी? well. Anyway. I don't want to even remember that. That was a bad day. बैड डे, एग्जैक्टली बैड डे फॉर द होल नेशन। Yep. लेकिन अब ये जो रैली निकाली जा रही है, इसका मकसद है इमरान खान की रिहाई। कितना इन्फ्लुएंस, इससे पहले पेशावर में भी तो निकली थी ना। देखिए, ये रैलियां जिस तरह से निकल रही हैं, जितनी निकल रही हैं, जितना इनका इम्पैक्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए 2 बातें तो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ। एक बात तो ये है कि खान साहब ने रैलियों के नतीजे में बाहर नहीं आना। फेयर इनफ, ठीक हाँ, है, फेयर अदालतों पॉइंट। के फैसले हैं, अदालतें ही अंडू करेंगी। हाँ। दूसरी बात ये कि वो जो एक तासुर देने की कोशिश की गई पार्टी की तरफ से, जिसे अब वो डिनाई कर रहे हैं कि हमारी बातचीत चल रही है और कुछ ना कुछ जो है होने वाला है, चाहे उसको डील कह लीजिए, चाहे कुछ कह लीजिए। असद कैसे का स्टेटमेंट था? मैं देखूँ ना, असद कैसे साहब कह रहे हैं कि हमारी तो बातचीत हो रही है, उमर अयूब भी कह रहे हैं हाँ बातचीत हो रही है। फिर हमें बताया जाता है कि 3 रुकनी कमेटी भी बन गई है बातचीत करने के लिए। फिर वो कहते हैं हम तो किसी से बात नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, यस। तो अब ऐसी सूरत हाल में मैं क्या कहूँ, अब कुछ मेरे मुंह से निकल जाएगा, फिर बाद में आप मुझे कहती हैं कि आपने क्या कह बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि अगर 10 मई को ये लोग रैली निकाल रहे हैं, तो जिस किस्म के स्टेटमेंट अली अमीन गंडापुर दे रहे हैं और चढ़ाई की बातें कर रहे हैं, फिर कोई पुरअमन रैली निकालें तो कोई भी उसमें रुकावट नहीं बनेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपका ख्याल ये है कि नौजवानों पर मुश्तमिल, चाहे वो ख़वातीन हों चाहे वो मर्द हों, नौजवानों की रैली कभी डिसिप्लिन रह नहीं सकती, इसलिए कि उनके अंदर जज्बा, जोश और जवानी जोश ऐसे ही मारती है नौजवान उनके। अभी फौजी मुकदमा 9 मई, वही ना मैंने कहा ना कि जब ये काबू से बाहर हो जाती है तो फिर वही मासूम बच्चे और बच्चियां जो हैं वो सजा भुगत रहे होते हैं और ये बयानात दे के अपने मज़े ले रहे होते हैं। हाँ जी। इस किस्म की सिचुएशन से बचना चाहिए। लेकिन वो जो खान साहब की ज़िद है कि हम सिस्टम को नहीं चलने देंगे, हम हुकूमत को नहीं चलने देंगे, हम पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, चल रहे हैं ना, हुकूमत तो चल रही है, पार्टी उसी तरफ चल रही है। वो जाहिर है सरमायाकारी भी आ रही है, ज़बानी कहने से तो कुछ नहीं होता ना। IMF से किस मेरे ख्याल से पीटीआई की लीडरशिप अब ज़रूर परेशान होगी कि आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी पूरी सूरत आप देखें तो वहाँ एक तारीख रकम हो रही है। जी जी। अगर आप सऊदी अरब को देखें, यूएई को देखें, चाइना को देखें, ईरान को देखें, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका के जो बयानात हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, पार्टनर के हवाले से, इत्तेहादी के हवाले से, ये बड़े इंकरेजिंग साइन है। तो इससे मेरे ख्याल से पीटीआई की लीडरशिप जो है वो ज़रूर सोच रही होगी कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। आगे चल के हमने बात करनी है जो गंदम का तूफान मचा हुआ है कि आखिर में कसूर किसका है, फेडरल गवर्नमेंट का या उस टाइम की केयर टेकर सेटअप का। ब्रेक के बाद बात करते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गंदम स्कैंडल पर किसान मुल्क गिर एहतजाज कर रहे हैं 10 मई को, लेकिन उस हवाले से जो केयर टेकर सेटअप को कहा जा रहा था कि ये सब कुछ इनकी वजह से किया गया है, तो बुखारी साहब, मोहसिन नकवी साहब का स्टेटमेंट हमारे सामने है। उन्होंने कहा ये मुझ पर जितनी मर्जी इंक्वायरीज करवा लें कुछ भी नहीं होने वाला। असल में ये सारी साजिश, ये प्लानिंग थी किसकी? देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस की बलबूते पे आपको कह रहा हूँ कि ये मुझे पहली दफ़ा मर्द का बच्चा लगा है जिसने कहा कि भाई आप इंक्वायरी कर लें, अगर मेरे खिलाफ कोई चीज़ है तो लाएं, ज़रा सामने लाएं। वरना लोग जो है वो इंक्वायरियों से भागने के लिए कोई अदालत का सहारा लेता है, कोई सिफारिशें ढूंढ रहा है, कोई जनरलों के पास जाता है। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे चेयरमैन जो हैं, जो इंटरिम चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल आप कीजिए इंक्वायरी, एक पैसे की भी कोई हेर फेर अगर निकले तो उसको लाइए, मेरे सामने लेके आए। हाँ। दूसरी बात ये कि उन्होंने साथ साथ एक और बड़ी बात कर दी, वो ये कि मुझे इसमें वफाकी हुकूमत की भी कोई बदनीयती नहीं लगती है। राइट। तो अपने बारे में तो उन्होंने चैलेंज कर दिया कि जी साबित करें अगर कोई मेरी इन्वॉल्वमेंट है, मैं हाजिर हूँ। दूसरा उन्होंने कहा कि जी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी भी नीयत पर कोई शुबा करने की गुंजाइश नहीं है। इस पर बड़ी तफसील से बात हो सकती है, लेकिन किसानों के एहतजाज पर बात न की तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल जस्टिफाइड है अपना इसलिए कि उनकी तो बर्बादी हो गई है, नुकसान तो छोटा लफ्ज़ है, उनकी तबाही हो गई है कि उनको पूरी साल की मेहनत जो है वो खेतों में पड़ी हुई है, ऊपर से बारिशों का मौसम है और अभी प्री मानसून शुरू होने वाली है। तो उनका तो सारा कुछ जो है किया हुआ सारा साल भर की मेहनत वो एट स्टेक है। यानी ना सिर्फ ये कि उन्हें हुकूमत की अनाउंस्ड प्राइस नहीं मिल रही है, बल्कि वो कोड़ियों के भाव अपनी गंदम बेच रहे हैं। 2500-2400 तक रेट है पर मन। आप मुझे बताइए, ये मिलों वाले खरीद रहे हैं, मिडिल मैन खरीद रहा है, जो बाद में अपनी जेबें भरेंगे। अवाम को रिलीफ कोई नहीं है, उसको रोटी वही 20 रुपए की मिलनी है, उसको नान वही 30 रुपए का मिलना है, क्योंकि मिल मालकान जो है वो अपने पेट भरेंगे, इतने तो बड़ी तोंदे निकालेंगे वो। तो हम किसानों के इस एहतजाज में उनके साथ हैं बिल्कुल।
वो जस्टिफाइड है और उन्होंने जो शहबाज शरीफ को रिलीफ देना चाहिए फौरी तौर पर इनको। एब्सोल्युटली शहबाज शरीफ साहब के बॉल उनकी कोर्ट में है। हाँ जी। अगर उन्होंने कुछ ना किया तो इसके लिए नताइज भुगतने के लिए भी उनको और उनकी हुकूमत को तैयार रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, किसानों को नाराज़ करेंगे और इधर आप एक तरफ कहते हैं कि किसानों के लिए पैकेज होना चाहिए ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।